सियोल से लेकर लंदन तक और दिल्ली से लेकर कोलंबो तक, सोचिए, दुनिया की हर बड़ी सरकार आज सर्वाइवल मोड पर चल रही है। आज हम एक ऐसी दुनिया की बात करने वाले हैं जो एक ऐसे एनर्जी ब्लैक होल में जा फंसी है जिसे इतिहास द ग्रेट सप्लाई शॉक के नाम से याद रखेगा। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। क्या हम वापस 1973 के उस दौर में पहुंच गए हैं जहां गाड़ियां तो थीं लेकिन पेट्रोल नहीं? जरा सोचिए, आज की दुनिया में 20 देश ऐसे हैं जो हर रोज 5 घंटे की बिजली कटौती और सख्त एनर्जी राशनिंग का सामना कर रहे हैं। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं 26 मार्च 2026 में। ईरान और इजराइल के बीच सुलग रही एक चिंगारी ने एक ऐसी आग भड़का दी है जिसने दुनिया भर की सप्लाई लाइंस मतलब धमनियों को ही ब्लॉक कर दिया है। ये सिर्फ एक संकट नहीं है, ये है ग्रेट सप्लाई शॉक, जिसने पूरी ग्लोबल व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब लड़ाई मिडल ईस्ट में चल रही है तो पूरी दुनिया की सांसें क्यों अटकी हुई हैं? इसका जवाब छिपा है बहुत ही तंग लेकिन दुनिया के लिए सबसे जरूरी समुद्री रास्ते में, जो इस ग्लोबल पैरालिसिस की असली वजह है। दुनिया की पूरी एनर्जी सिक्योरिटी आज इसी एक रास्ते से गुजरती है। इसका नाम है हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य। संकट की शुरुआत ठीक यहीं से होती है, धरती के सबसे अहम एनर्जी रास्तों में से एक से। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, दुनिया का 20% तेल, यानी कि हर 5 में से एक बैरल इसी एक पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। इसका मतलब साफ है, अगर ये रास्ता रुका तो समझिए पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था थम गई। एक्सपर्ट्स इसे सिर्फ एक ब्लॉकेज या रुकावट नहीं कह रहे हैं, वो इसे विश्व अर्थव्यवस्था के लिए एक भू राजनैतिक हार्ट अटैक बता रहे हैं। मतलब एक ऐसी घटना जिसने पूरे सिस्टम को ही सदमे में डाल दिया है। हुआ ये कि एनर्जी सिर्फ महंगी नहीं हुई बल्कि वो मिलेगी भी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं रही। कतर जैसे दुनिया के सबसे बड़े सप्लायर्स ने भी फोर्स मेजोर घोषित कर दिया। मतलब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हालात हमारे काबू से बाहर हैं और हम अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं कर सकते। तो ये तो थी शुरुआत। अब देखते हैं कि कैसे इस एक जगह की चिंगारी ने पूरी दुनिया में आग लगा दी, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह। एशिया में तो हालात इतने बिगड़े कि सरकारों को रातों रात कड़े कदम उठाने पड़े। श्रीलंका में फ्यूल के लिए क्यूआर कोड सिस्टम आ गया, तो पाकिस्तान में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने का नियम बना दिया गया। ये संकट इतना गहरा था कि साउथ कोरिया जैसी हाईटेक इकोनॉमी को भी अपने पुराने कोयला प्लांट दोबारा शुरू करने पड़े और गाड़ियों के लिए ऑड इवन जैसे नियम वापस लाने पड़े। और ऐसा नहीं है कि ये असर सिर्फ एशिया तक सीमित था। जी नहीं, इसकी चपेट में विकसित देश भी आए। स्लोवेनिया जैसे यूरोपियन देशों में दशकों बाद पहली बार फ्यूल की सख्त राशनिंग लागू करनी पड़ी। देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ पेट्रोल डीजल की नहीं थी। ये तो एक ऐसी बीमारी थी जो बहुत तेज़ी से पूरी अर्थव्यवस्था के हर हिस्से में फैल गई। तो ये हुआ कैसे? असल में एक के बाद एक 4 चीज़ें हुईं, बिल्कुल डोमिनोज की तरह। पहले एनर्जी की कीमतें आसमान पर पहुंची, जिससे महंगाई बेकाबू हो गई। फिर इंडस्ट्रीज ठप पड़ने लगीं और आखिर में देश की ग्रोथ ही रुक गई। और नतीजा था एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म जहां सारी आर्थिक मुसीबतें एक साथ आ गई। महंगाई, नौकरियों में भारी गिरावट और ठप पड़ा विकास, सब कुछ एक साथ। अब इस पूरी ग्लोबल उथल-पुथल के बीच सवाल ये है कि भारत कहाँ खड़ा है? चलिए अब इस महान सप्लाई शॉक में भारत की स्थिति पर फोकस करते हैं। भारत की सिचुएशन कह सकते हैं काफी मिलीजुली है। एक तरफ हमारे पास 74 दिनों का कमर्शियल स्टॉक और 41 देशों का सप्लाई नेटवर्क जैसी मजबूतियां हैं, तो दूसरी तरफ 10 दिनों से भी कम का स्ट्रेटेजिक रिजर्व जैसी गंभीर कमजोरियां भी हैं। और असली मुश्किल तब शुरू होती है जब तेल की कीमत $150 प्रति बैरल को पार कर जाती है। तब भारत के पास कोई अच्छा विकल्प नहीं बचता, बस 2 बुरे विकल्पों में से एक को चुनना होता है, और दोनों ही सूरतों में देश को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस तरह का संकट जब आता है तो वो दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। ये सिर्फ खत्म नहीं होता, बल्कि एनर्जी और ग्लोबल पॉलिटिक्स की पूरी तस्वीर ही नहीं बना देता है। कुछ देश तो इस संकट को एक मौके की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता को तेजी से खत्म किया जा सके। मिसाल के तौर पर ब्रिटेन को देखिए, जिसने हर नए घर पर सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया है।
तो कुल मिलाकर इस संकट ने एक नई हकीकत पैदा कर दी है, जहां पैसा नहीं बल्कि एनर्जी ही जियोपॉलिटिक्स की असली करेंसी है। और अब दुनिया साफ तौर पर दो खेमों में बट रही है। एक तरफ वो देश हैं जो तेल पर निर्भर हैं और दूसरी तरफ वो जो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहीं आकर हम उस सबसे बड़े और ज़रूरी सवाल पर रुक जाते हैं, जो लंबी लंबी लाइनें आज श्रीलंका और पाकिस्तान में दिख रही हैं। क्या वो कल हमारे शहरों की हकीकत बन सकती हैं? इस सवाल का जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।